नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं बात करूंगा कि बिहार की जो राजनीति उसकी सरगर्मी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरीके से बिहार की जो इस ठंडी में टेम्परेचर काफ़ी डाउन हुआ है, पॉलिटिकल इसमें देखा जाए तो टेम्परेचर अभी भी वैसे ही उसका पारा बढ़ा हुआ है। आए दिन देखते हैं कहीं ना कहीं से श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी का घेराव करते हैं वो काबिल तारीफ़ है और करना भी चाहिए। एक नेता प्रतिपक्ष होने का जो एक किरदार उनको निभाना है वो बखूबी पूर्व में भी निभाएं और अभी भी निभा रहे हैं। सवाल ये है कि बिहार में जिस तरीके से लूट मार, चोरी, डकैती, हत्या बढ़ती जा रही है उसके ऊपर कहीं ना कहीं से सवाल उठना लाजमी हो जाता है। जनता भी इससे परेशान है। जिस सुशासन का लेकर के दुहाई देते रहे पूर्व में नीतीश कुमार जी और सारे लोग इस चीज़ को सराहते रहे, बताते रहे, उनके पार्टी के भी लोग और जनता भी आज से पूर्व 10 साल पहले। लेकिन जब बात हो जा रही है गठबंधन तोड़ने के बाद, महागठबंधन तोड़ने के बाद वो जब वहाँ फिर से उसी अपने खेमे में चले गए जहाँ से वो 20 साल 23 साल जो है सो भाजपा के साथ रहे, फिर से भाजपा के साथ हैं। और देखा जा रहा है जैसे ही भाजपा के साथ जुड़े हैं तब से कानून व्यवस्था बिहार की चरमरा सी गई है। लूट मार, चोरी, डकैती, हत्या जो सरेआम हो गई है। इसके ऊपर श्री तेजस्वी प्रसाद ने उनको कहा कि अगर आपसे नहीं संभलता है तो आप जो इस पद को छोड़ दीजिए। ऐसे भी आपने बताया था कि आप नहीं बनना चाह रहे थे बिहार के मुख्यमंत्री, आपको ज़बरदस्ती, तो ऐसी ज़बरदस्ती का क्या मतलब है? और अगर आपको नहीं संभल रहा है तो गृह मंत्रालय भी किसी को दे दीजिए। ये सवाल अपने आप में बहुत ही कचोटने वाली है कि जो मुख्यमंत्री हो वो इस तरीके की जवाब देते हैं, इस तरीके की बात करते हैं कि समीक्षा हो रहा है, बैठक हो रहा है, कार्रवाई होगी, दोषी जो पकड़े जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर कुछ हुआ नहीं है। अब तक जो कार्रवाई के ऊपर देखा जाए तो सिर्फ भरोसा जताया गया है। अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं, खुलेआम हर एक कुछ करके निकल जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है तेजस्वी प्रसाद ने उनको यही हिदायत दी है कि अगर आपको लगता है कि अगर आप नहीं बन सकते हैं, इस पद को जो है सो नहीं तरीके से संभाल सकते हैं, अगर आपको लगता है कि भाई कानून व्यवस्था सही तरीके से सुचारू रूप से नहीं चला सकते हैं तो आप इस पद को छोड़ दीजिए। आप जो गृह मंत्रालय में किसी को दे दीजिए, इससे परेशानी की क्या बात है? तो आज इस मौके पे जो ऐसी बातें हो रही है और इस तरीके से जो नीतीश कुमार जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो घेराव हो रहा है, इसके बचाव में उनके कुछ सांसद, उनके कुछ विधायक या उनके पार्टी और उनके दल के लोग बोलते हैं, बचाव करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि इस तरीके से आखिर लूट मार, चोरी, डकैती और हत्या जो हो रही है आए दिन और बलात्कार, ये कब थमेगा? आए दिन जब भी आप पेपर आप देखते होंगे, प्रिंट मीडिया में या फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, हमेशा लूट मार, चोरी, डकैती की ही बात रहती है, हत्या की बात रहती है, बलात्कार की बात रहती है। चाहे पटना की बात हो, गया की बात हो, दरभंगा की बात हो, मधुबनी की बात हो, हर एक जगह कहीं ना कहीं आपको पन्ने में, आप जब भी अखबार का पन्ना को आप उलटते होंगे तो आपको ये नज़र आता होगा। इसी के ऊपर जब श्री तेजस्वी प्रसाद जब उनका घेराव करते हैं तो बचाव के लिए तो उनके लोग आते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री इस पर जो पहले सुशासन का राज था, सुशासन को लेकर के बातें होती थी, वो अब देखने को नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री अगर आप बने तो आपको दायित्व भी निभाना पड़ेगा और ये बार बार नेता प्रतिपक्ष उनको जो है एहसास दिला रहे हैं। कानून व्यवस्था तभी बनेगा जब आप तरीके से उसके ऊपर जो हर एक मसले के ऊपर चिंतन मंथन करेंगे। सिर्फ चिंतन मंथन ही नहीं, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, दोषियों को पकड़ा जाएगा, दोषियों को दंडित किया जाएगा, तब जा कर के कहीं ना कहीं आप बता सकते हैं कि आप सुचारू रूप से जो सो कानून व्यवस्था के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। पहले भी पूर्व में बहुत सारे आरोप माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके दल के ऊपर लगा कि कोई डबल इंजन की सरकार, तो काम तो कुछ हो नहीं रहा, लेकिन अपराध जो सो डबल हो गया है। इसे अब महाजंगल राज का खिताब दिया जाने लगा है। अब महाजंगल राज जिस तरीके से आपको ये खिताब मिल रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए आखिर चूक कहाँ पे हो रही है, क्यों हो रही है। और जो पहले कभी आप 10 साल जिस तरीके से आपने पूर्व में देखा है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन की है, विश्वास लोगों का जीता है, इस चीज़ को कोई दरकिनार नहीं कर सकता। लेकिन अभी के जो 4 से 5 सालों में जो घटना होने लगी है तो इसका कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी तो आपकी ही बनती है। ये सवाल श्री तेजस्वी प्रसाद यादव बार बार उनसे पूछते हैं, हमेशा उनको याद दिलाते रहते हैं। रुपेश सिंह जो कि इंडिगो के मैनेजर थे, उनका हाल में ही जो है सो हत्या कर दी गई थी, उसके ऊपर भी श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने सवालिया निशान दागा है कि जहां मुख्यमंत्री हो वहां उनके घर से 2 किलोमीटर महज फासले पर हत्या हो जाती है, इसका कौन जिम्मेदार है? ऐसा क्या है
कि 2 किलोमीटर के अराउंड सराउंड में भी अगर आप देख रेख नहीं कर सकते हैं, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं है, तो पूरे बिहार का तो फिर भगवान ही मालिक है। ये सवाल करना लाजमी हो जाता है, क्योंकि रुपेश कुमार जिस तरीके से उनकी हत्या हुई है, उस हत्या को लेकर के हर एक तरफ जो सरगर्मी बढ़ी हुई है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सवाल उठना लाजमी है और नेता प्रतिपक्ष कोई भी मौका अपना नहीं गंवाते। जहाँ कहीं भी कुछ भी ऐसी बातें होती है सरकार का घेराव करने का, वो कहीं चूकते नहीं हैं, और जब घेराव भी होता है तो सही मुद्दे को पकड़ते हुए उनका घेराव किया जाता है माननीय मुख्यमंत्री जी का। अब इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं वो सबको पता है। बस समीक्षा बैठक काफ़ी नहीं होता है, समीक्षा आप कर लेते हैं, सारे लोगों को पता है कि ये हत्या और ये जो बलात्कार का है ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो क्या इसी दिन को दिखाने के लिए बिहार वासियों को आपने गठबंधन भाजपा के साथ किया था? ये सवाल जनता भी कर रही है, नेता प्रतिपक्ष भी कर रहे हैं, और सारे जो जितने राजनीतिज्ञ हैं ये सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछ रहे हैं कि दबाव अगर मुख्यमंत्री बनने का है और दबाव आपको दिया जाता रहा तो ऐसी दबाव का क्या मतलब है? फिर आप उस दबाव से निकल जाइए। ज़बरदस्ती कोई चीज़ होता नहीं है। अगर आपको लगता है ज़बरदस्ती मुख्यमंत्री बनाया गया, अगर आपको लगता है कि कानून व्यवस्था सही तरीके से आप नहीं संभाल सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपका जो है इस पदभार को लेते हुए आप इसके साथ जस्टिफाई नहीं कर सकते, अगर आपको लगता है कि मुख्यमंत्री होते हुए भी कहीं ना कहीं से आपके अंदर कुछ वैसी कमज़ोरी है, तो ऐसा क्या मतलब है जिससे बिहार वासी जो है हमेशा जो सो चिंता में रहे, बिहार वासी जो हमेशा सोच फिक्र में रहे, डरे हुए रहें, और उनको जो शांति जो एक समय में मिली थी वो शांति आज जो है उनके जीवन से ख़त्म हो गई है। तो ये सवाल होता ही रहा है, ये सवाल किया जाना भी चाहिए एक नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, और मुझे लगता है कि ये बखूबी सवाल उठाया जा रहा है। और यहाँ पे एक और चीज़, एक और विषय मैं जोड़ देना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से गठबंधन जो अभी भी मौके में है कि महागठबंधन की ये किसी भी तरीके से उलटफेर हो और वो सरकार बना ले। हालांकि बहुत सारे लोग, उनके दल के लोग बोलते हैं राजद के कि जदयू के बहुत सारे विधायक जो है से उनके संपर्क में हैं। अब ये वक्त ही बताएगा कि ये इन बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन मान करके चला जाए कि ये सरकार अभी भी स्थिर नहीं दिखाई दे रही है। आए दिन भाजपा कुछ न कुछ खुद जो गठबंधन में है नीतीश कुमार के ऊपर कटाक्ष करते हैं, लांछन लगाते हैं, बताते हैं वो लोग भी कि बिहार में कानून व्यवस्था जो सो काफ़ी ख़राब है, बलात्कार हो रही है, ये उनके घटक दल के लोग बोलते हैं। तो इस पे कैसे मतलब नेता प्रतिपक्ष जो है सो निशाना नहीं साधेंगे, ये समझने वाली बात है कि आप गठबंधन में हैं और गठबंधन में रहते हुए भी जो सो आपके जो लोग आपका ही घेराव कर रहे हैं, और सिर्फ बच बचाव के लिए जदयू के सिर्फ नेता सांसद या उनके जो पक्षधर है और बाकी कोई नहीं आते, मुख्यमंत्री स्वयं जो है इसके ऊपर चुप्पी साधे हुए रहते हैं। अब यहीं पे बात कर लें जो बिहार का जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में बहुत कम मार्जिन से जो है महागठबंधन जो सो पिछड़ गई थी, नहीं तो सरकार बनना तय था, ऐसा क्यास भी लगाया जा रहा था। हर एक जगह जो है सर्वे भी हुआ था, सर्वे के अनुसार भी पता चल रहा था कि महागठबंधन जीत दर्ज करने जा रही है। हर एक चैनल, हर एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सारे ने इसका क्यास लगाया था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से उलटफेर हुई। बहुत लोग ये बोलते हैं कि भाई सरकार जिसकी है उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके हाथों में सब कुछ है। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि कहीं ना कहीं एक ओवैसी भी फैक्टर रहे हैं कि सीमांचल में पूरी तरीके से ओवैसी ने जो सो महागठबंधन को चारों खाने चित कर दिया। ओवैसी 5 सीट जीत करके लाए हैं, ये भी अपने आप में बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। लेकिन ये बोलना कि ओवैसी एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से महागठबंधन ने नहीं बनाया, तो मेरे हिसाब से लगता है ओवैसी के साथ साथ बहुत ऐसे भी दल हैं, चाहे वो लोजपा हो, चाहे कुशवाहा की पार्टी हो, मुकेश सहनी की पार्टी हो, इन लोगों ने भी किया था। लोजपा ने तो 143 सीट पे जहां जदयू खड़ी हुई थी वहां पे अपने प्रत्याशी को खड़ा कर दिया था, तो वोट तो उसने भी काटा था। तो सिर्फ ओवैसी को लेकर के बोलना मुझे नहीं लगता कहीं से सही है। हर एक पार्टी जो है अपना दमखम आजमाने के लिए अन्य प्रदेशों में भी अपने प्रत्याशियों को उतारती है, वैसा ओवैसी ने भी किया है। हाँ, अगर आपकी तैयारी अच्छी रहती, आपके प्रत्याशी मेहनत कर रहे होते, आपके पार्टी और आपके समर्थक और आपके जो है कैडर्स अगर मेहनत करते तो जीत सुनिश्चित आपको मिलती है, और यही पार्टी का जीत और हार का कारण बनता है। जब आपके साथ आपके वर्कर्स, आपके कैडर्स, आपके समर्थक, आपके दल के लोग जी जान से मेहनत करते हैं,
हर एक प्रखंड में, हर एक पंचायत में, बूथ स्तर पे, तो फिर किसी भी पार्टी की जीत होती है। तो ये कहीं ना कहीं से आप किसी एक दल को आप निशाना बनाते हैं, जबकि बहुत सारे दल आए, बहुत सारे इस बार जो है सो गठबंधन बने थे और सारे ने चुनाव लड़ा। लेकिन सिर्फ ओवैसी को बताना, अभी हाल में आपको पता होगा कि साक्षी जी महाराज वो तो हमेशा अपने बयान को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं, कहीं हो या नहीं हो, लेकिन कुछ ऐसे हैं भाजपा के चेहरे जो हमेशा अपने बयान को लेकर के सुर्खी में रहना पसंद करते हैं। गिरिराज जी हो या फिर अश्विनी जी हो या फिर रविशंकर जी हों, और साथ ही साथ जो है सो विवादास्पद बयान की अगर बात करें तो साक्षी महाराज उसमें पीछे नहीं हटते। अभी जैसे उन्होंने हाल में ही बताया कि ओवैसी जो है उनका जिस तरीके से बिहार में मदद किए हैं, वैसे ही बंगाल में भी और यूपी में भी मदद करें, भगवान उनका साथ दे, खुदा उनका साथ दे। ये कहीं ना कहीं अपने इसमें एक बड़ी राजनीति के तरफ जो है तो इशारा करता है कि ये लोग बहुत ही बड़ी राजनीति, बहुत ही तरीके से राजनीति कर रहे हैं कि इनको सत्ता चाहिए, सत्ता में क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है। और ओवैसी का पहले भी बताया जाता रहा है कि ये भाजपा के बी टीम रहे। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, जो सारे लोग हैं जो मानने वाले अन्य जो दल के लोग हैं वो ऐसे ही बताते रहे कि ओवैसी हमेशा से भाजपा की बी टीम के तौर पर रहे। इसका उदाहरण ये भी है कि ओवैसी हमेशा मेन गठबंधन, अगर आप भाजपा के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ जो लड़ने वाले हैं उस मेन गठबंधन से आप नहीं मिल करके, उनके गठबंधन में नहीं जा कर के आप कहीं भी जा कर के अपने हिसाब से लड़ लेते हैं, तो ये भी एक संदेह का कारण बनता है। अब यहीं पे जो बिहार विधानसभा हुआ था वहाँ श्री तेजस्वी प्रसाद से नहीं मिल करके वो मांझी से मिले थे, और मांझी फिर जा कर के महागठबंधन छोड़कर वो एनडीए में मिल गए। तो आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, कैसे बढ़ना चाह रहे हैं? अगर आप भाजपा को रोक रहे हैं तो जो बड़ी पार्टी है किसी भी प्रदेश में, आपको उनके साथ मिलना चाहिए, उनके जो कर्ता धर्ता है, उनको जो पार्टी को चलाने वाले हैं तो उनसे मिलना चाहिए। यानी कि अगर आप राजद से महागठबंधन से गठबंधन की बात करने के लिए आए थे तो आपको तेजस्वी जी से मिलना चाहिए, नहीं कि मांझी जी से जो बाद में एनडीए से मिले। तो ये भी कहीं ना कहीं से एक इशारा देता है, एक संदेह का एक कारण होता है जो लोग उनके ऊपर सवाल उठाते हैं। कहीं भी, चाहे महाराष्ट्र में लड़े हों, झारखंड में लड़े हों या बिहार में लड़े हों, ओवैसी जो हैं हमेशा से मेन जो महागठबंधन कहीं भी होता है या गठबंधन में जो बीजेपी के खिलाफ लड़ती है, आप उससे हट करके लड़ते हैं। ये भी एक कारण है। तो अब साक्षी जी महाराज यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी राजनीति करते हुए नज़र आ रहे हैं इस बयान को लेकर के कि ओवैसी का भगवान भी साथ दे, ओवैसी का खुदा भी साथ दे, क्योंकि उनके लिए, भाजपा के लिए फ़ायदे का सौदा हो जाता है। जहाँ भी ओवैसी जाते हैं वहाँ पे मुस्लिम वोट बिखर जाता है, और जो मुस्लिम वोट 4000, 5000, 10,000 अगर बिखरा तो समझिए कि सेक्युलर पार्टी वहाँ ध्वस्त हो जाती है, वहाँ उनके प्रत्याशी हार जाता है। और ऐसा ही हुआ सीमांचल में भी, जो AIMIM को आई, यानी कि ओवैसी के पार्टी को 5 जो है सो महागठबंधन को, और 10 सीट का जो फ़ायदा भाजपा को हुई थी। तो इसी कारण को लेकर के वो थोड़ा एक ऐसा बयान दे रहे हैं, क्योंकि बंगाल में अब चुनाव होने जा रहा है। बंगाल में ममता जी काफ़ी मजबूती से जो है सो लड़ने को तैयार हैं, और बंगाल में सबसे ज़्यादा मुस्लिम हैं, और मुस्लिम में बहुत जो है सो इस प्रदेश यानी बिहार के भी हैं। तो ऐसा बोल करके एक राजनीति के इसमें जो पूरा वातावरण को पूरी तरीके से बदलने का जो हुनर है वो भाजपा को है। शायद इसी वजह से कि ओवैसी को लेकर के चल रहे हैं और ओवैसी को बता रहे हैं कि वो उनके मददगार साबित हुए बिहार में, वैसे ही जो है बंगाल में भी होंगे और वैसे ही जो है यूपी में भी होंगे। खैर अभी बंगाल में चुनाव होना है, उसके ऊपर ये बयान दिया गया है। साथ में ओवैसी वहाँ पे भी अपना जो दमखम आजमाने के लिए सारे लोगों से मिल रहे हैं, वहाँ उनका दौरा चल रहा है। और साक्षी जी महाराज ये भी बताएं कि मुसलमानों को पता चल गया है कि भाजपा जो है उनकी हितैषी है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान भी जो सो भाजपा का साथ दे। अब कैसे वो कोशिश कर रहे हैं, कैसे हितैषी बता रहे हैं कि भाई मुसलमान भाजपा को अपना हितैषी मानने लगे, ये साक्षी जी महाराज ही जानते हैं। और उनका मतलब अगर ऐसा है कि हाँ मुसलमान का मतलब नकवी जी हो, नजमा हेपतुल्ला हो या फिर शाहनवाज हुसैन हो, इनके वजह से ही अगर समझते कि पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान जो है सो उनके इर्द गिर्द या उनको हितैषी मान रहा है, तो फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से साक्षी जी महाराज गलत फहमी के शिकार हैं। आपको पता होना चाहिए, कहीं भी किसी भी प्रदेश में देख रहे हैं, कहीं भी किसी की भी सरकार है, तो ये ज़्यादा दलितों और यादवों के वोट का जो समीकरण जो टूट होता है उसका फ़ायदा जो है सो भाजपा को मिलती है। और कहीं अगर सरकार नहीं मिलती है तो सबको पता है कि विधायक का कैसे तोड़ जोड़ होता है और किस तरीके से ख़रीद फरोख्त होता है। ये
छुपा हुआ नहीं है, ये मैं अपने तरफ से बता नहीं रहा हूँ। लेकिन हितैषी की बात है, मुस्लिम की हितैषी। मुस्लिम हमेशा देश, संविधान और इंसानियत को मानते हुए चलता है, और जो भी सेक्युलर पार्टी है उसका किसी भी प्रदेश में जहाँ जो मजबूत है उसका वो साथ देता है। ये मैं भी क्लियर कर देना चाहता हूँ। दूसरी बात कि ओवैसी को लेकर के जो फैक्टर बना रहे हैं या बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं इतना ही बताऊंगा कि हाँ, कहीं ना कहीं चूक तो ओवैसी जी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ओवैसी जी पूरी तरीके से भाजपा से मिले हुए। अगर ये कोई बोल रहा है तो फिर और भी अन्य दल हैं जो कि भाजपा को फ़ायदा पहुंचाते, उसका भी नाम आना चाहिए। अगर बिहार की बात करें तो लोजपा का भी नाम आना चाहिए, कुशवाहा जी का भी नाम आना चाहिए, हम का भी नाम आना चाहिए जो मांझी जी की पार्टी है, मुकेश सहनी का भी नाम आना चाहिए। बहुत ऐसे अन्य पार्टी हैं, सिर्फ एक को आप टारगेट करते हैं, वो सही नहीं है। एक और चीज़ की जो मुस्लिम हितैषी की बात कर रहे हैं उसका मैं पहले ही बता दिया, खंडन में कर दिया हूँ कि हितैषी तभी होता है जब आप देश, संविधान, इंसानियत की बात करते हैं, तभी मुस्लिम हितैषी की बात आप कह सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं। और सिर्फ मुस्लिम को अगर दरकिनार भी करते हैं, मुस्लिम अगर भाजपा को नहीं देती है, भाजपा मुस्लिम को नहीं मानती है, भाजपा कोई प्रत्याशी जो है सो मुस्लिम को नहीं खड़ा करती है, यूपी में भी देखा गया था पिछली बार, इस बार देख लेते हैं, और यहाँ बिहार में भी देखा गया है। तो किस तरीके से हितैषी बोल रहे हैं ये मुझे नहीं पता चल रहा है। अब यहाँ पे बात है कि जहाँ भी बिहार की जो एक राजनीति रही है या यूपी की जो राजनीति रही है, वहीं से जो है सो केंद्र का जो है हर एक कुछ जो है सो बनता बिगड़ता है, सरकार बनती है बिगड़ती है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे लोगों को ये समझना चाहिए कि चुनाव होता रहता है, चुनाव होगा भी आए दिन। मतलब कहीं ना कहीं जो ऐसे ही राजनीति में उठा पटक होता है, हमेशा जो अपने सत्ता के फ़ायदा के लिए एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष भी करते हैं, एक दूसरे पार्टी से मिलते भी हैं। लोगों को ये समझना चाहिए कि वजह क्या है कि आज जो है कोई भी सरकार आती है, कोई भी किसी के साथ गठबंधन कर लेती है, लेकिन हमेशा जनता जो है सो इसका जो है सो खामियाजा भुगतती है। इसका कारण क्या है? कारण यही है कि हम कभी भी सही का चुनाव नहीं करते, हम हमेशा जाति धर्म को लेकर के सोचते हैं। कोई भी नेता, कोई भी पार्टी चलाने वाला वो धर्म को लेकर के बात नहीं करे, वो देश संविधान को लेकर के बात करे, सारे लोगों की उन्नति को लेकर के बात करे, देश में सुख समृद्धि हो, कैसे हो, इसके ऊपर नीति बनाए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ धर्म की जहाँ बात आती है, जो नेता धर्म को लेकर के बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम को लेकर के बात करते हैं, वो कैसे मतलब जो है सो इसको विश्व गुरु बनाएंगे या किसी प्रदेश या किसी देश को जो है सो आगे बढ़ा सकते। कोई भी नेता कहीं भी किसी भी जगह हो, किसी भी देश में हो, वो हमेशा जो है सो सारे जाति समुदाय के लोगों को लेकर के चलता है, हमेशा सारे जाति समुदाय के लोगों को एकता के सूत्र में पिरो करके चलता है, जो कि देखने को नहीं मिल रही है इन 6 वर्षों में। ये फिर मैं बता रहा हूँ, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सारे जो लोग हैं कहीं पे भी आप जाएंगे या सर्वे कर लेंगे, ये चर्चा होती है तो वहाँ पे ये सब चीज़ समझ में आता है। दुखी सब हैं, लेकिन किसी को ऐसा है कि किसी भी धर्म से खिलाफ जो है सो उनके मन में, उनके जो सो दिल में, उनके हृदय में, उनके दिमाग में जो है सो इस तरीके की नफ़रत भर दी गई है कि उनको देश की बर्बादी दिख नहीं रही है। ये चीज़ हमको समझना है कि नेता कोई भी हो या पार्टी कोई भी हो, अपने फ़ायदे के लिए गठबंधन कर लेती है। हम जिस समाज क्षेत्र में रहते हैं हमको उसी के बारे में सोचना चाहिए। खैर, मैं हमेशा हर एक वीडियो में यही बताता हूँ, मेरा जो एक होता है कि हाँ, खाली समय में एक ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ कि जिसकी वजह से सारे लोग समझें, देखें और आगे जो सो सही दिशा में जो सो काम करें। तो आज बस यही है कि भाई जो राजनीति का जो है जो तापमान है वो बिहार का हमेशा से जिस तरीके से बढ़ा हुआ था और बढ़ा हुआ है। क्यास ये लगाया जा रही है कि सरकार स्थिर नहीं है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हमेशा से जो जैसे घेराव करते रहे वो बखूबी घेराव कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं बन रहा है। लूट मार, चोरी, डकैती, हत्या जो है सो सरेआम होने लगी है और ये सवाल जो सो उठता जा रहा है। अब देखना पड़ेगा कि आगे किस तरीके से कानून व्यवस्था बनती है या सरकार बनी रहती है या गिरती है। ये सारे के ऊपर जो है सो एक प्रश्न बना हुआ है। दूसरी बात ओवैसी को लेकर के जो साक्षी जी महाराज बता रहे हैं और ये आप लोगों को भी समझ में आया होगा इससे पूर्व में किस तरीके से ओवैसी कहाँ लड़े हैं, तो उस चीज़ को लेकर के अब ओवैसी जी को भी समझना पड़ेगा, AIMIM को भी सोचना पड़ेगा कि भाई जो उनके ऊपर जो लांछन लगते रहें तो क्यों नहीं मतलब मेन गठबंधन में आ करके, मेन गठबंधन में जा करके किसी भी प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं। अब ये बंगाल में है तो ममता जी से डायरेक्ट जा कर के बात करें, मिले, ना कि अलग जा कर के कहीं भी जा कर के फिर लड़ने। आप बोलेंगे मेन गठबंधन जो वहाँ की मजबूत अगर कोई भी दल है वहाँ आप बोलेंगे कि 50 सीट 70 सीट, जो कि नहीं है और आप रहते भी नहीं, अचानक चुनाव में आते हैं। ये भी बात सही है, बिहार में भी अचानक चुनाव में रहे, कभी सरकार का घेराव नहीं किए। आप जहाँ पे भी है जो भी है ठीक है, बखूबी आप सवाल उठाते हैं।
आप जीत करके आते हैं, आप लोकसभा में सवाल उठाते हैं। लेकिन बिहार में जिस तरीके से चुनाव लड़े, सीमांचल में मेहनत थी और आपको उसका जो है फल भी मिला। तो आप पूरे बिहार में अगर इसी तरीके से अगर आप मेहनत करते हैं या कहीं भी किसी प्रदेश में जाके चुनाव लड़ते हैं, उससे पूर्व में आप 5 साल मेहनत करते हैं, सरकार की जो कमियां हैं उसको लेकर के आप जनता के सामने रखते हैं, जनता के हक और अधिकार की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर जो ये तोहमत लगता है कि बीजेपी की जो बड़ी पार्टी जो बीजेपी है उसके आप भागीदार, उसकी आप बी टीम है, वो आपके ऊपर ये लांछन लगना बंद हो जाएगा। और भी जो है जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं, क्योंकि टिकट तो सभी को मिलता है, ऐसा नहीं कि ओवैसी जी के पार्टी से सिर्फ मुस्लिम को ही दिया जाता है, वो सारे को लेकर के चलते, बातें भी उनकी सही रहती है। लेकिन ये जो लांछन है और ये जो दाग है उनको अब हटाना पड़ेगा। उनको मेन जो पार्टी भले 3 ही सीट पे लड़े, 5 ही सीट पे लड़े, आप जाइए मेन गठबंधन में मिल करके कहीं भी किसी प्रदेश में चुनाव लड़िए। और मैं आशा करता हूं कि आज का ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, लोगों तक भी पहुंचाइए, जो सही सोचे सारे लोग समझें और एकजुट रहें, संगठित रहें। इसी के साथ जो है सो मैं आज का ये अपनी बातों को जो है समाप्त करूँगा। नमस्कार, जय हिंद।